पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। मैंने बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। मुझे ऑफर हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। इस इलेक्शन में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को डिसमिस करते हैं। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। इस मुनासबत से प्रोग्राम का आगाज़ कायद आज़म के कॉल से करूँगा। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पहली ईद उल अज़हा के मौके पर कायद ने फरमाया था कि आप सब के लिए मेरा पैगाम उम्मीद, हिम्मत और एतमाद का है। आएँ हम अपने वसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से बरूए कार लाएँ और एक अजीम कौम की तरह पुख्ता अज़्म और डिसिप्लिन से संगीन मसाइल का सामना करें। कायद आज़म ने कामयाबी के लिए 3 रहनुमा उसूल बताए, यानी उम्मीद, हिम्मत और एतमाद। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मना रही है। इस मौके पर आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। वो गए और उन्होंने वहाँ पर जो बात की उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। अब ज़रा कुछ इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन की तैयारियां अब अगले मरहले में दाखिल हो गई हैं और पहले मरहले में कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए हैं। इस दौरान पीटीआई ने कागज़ात नामज़दगी छीनने के वाक़यात का इल्ज़ाम लगाया है। क्या पीटीआई ने अपने हलकों से उम्मीदवार फील्ड करने का हदफ हासिल कर लिया है? आज से कागज़ात की जाँच पड़ताल का अमल भी शुरू हो गया है। देखना है कि क्या इस छलनी से पीटीआई के बड़े रहनुमा आउट हो सकते हैं। इस हवाले से गुज़रे जुम्मे का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में ज़मानत दी, फिर इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई की शिकायत को एड्रेस करे। लेकिन इसी शाम इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम हो गई। एक ही दिन में 2 बड़े इदारों की फैसलों की टाइमिंग बहुत अहम है। अब पीटीआई की जाने से ये मामला पेशावर हाई कोर्ट ले जाने का ऐलान हुआ है। देखना है कि क्या पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलेगा, क्योंकि पहले ही एक और गैर मारूफ रजिस्टर्ड जमात ने बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। अगर निशान नहीं मिलता तो पीटीआई कौमी और सूबाई सतह पर मुख्तस 200 से ज़ायद खुसूसी नशिस्तों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, जो हुकूमतें बनाने और सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के तकाजे कुछ और ही होते हैं, जहां एक तरफ जीतने के लिए मखसूस जमात को हासिल प्लेइंग फील्ड और हक में चलने वाली हवा अहम किरदार अदा करती है, तो दूसरी तरफ मजलूमियत का तासुर भी स्ट्रेंथ समझा जाता है। यही वजह है कि अब तक जमात इस्लामी के अलावा कोई भी बड़ी जमात अपना मंशूर फाइनल नहीं कर सकी। क्या मुल्की इलेक्शन में मंशूर की हैसियत सिर्फ फॉर्मेलिटी की रह गई है? इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। इससे पहले भी हम इस पर बात करते रहे हैं। फेस्टोस डिस्कस नहीं हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशूज़ डिस्कस हो रहे थे और इशूज़ में सबसे अहम इशू यही था कि हर पार्टी अपने आप को मजलूम साबित करके ये इंतखाब लड़ना चाहती है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कादर मंदो खेल साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और आप तीनों में ज़ाहिर है मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही, मुझे पता है अपनी अपनी पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से डिफेंड करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आज प्रोग्राम में ज़रा वजाहत से, क्योंकि अब इंतखाबी अमल करीब है, तो बड़ी वजाहत के साथ इसमें एक डिबेट करें। हम जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है उस पर बात करें। लेकिन क्योंकि पहला मरहला हमारे सामने कागज़ात नामज़दगी वाला आया है, तो झगड़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि तमाम सूबों में कागज़ात नामज़दगी आप लोगों के जमा हो गए, या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ ऐसे हलके हैं जहां पे पीटीआई के जो कागज़ात नामज़दगी जमा होने थे जिस तरह वो नहीं हो सके, या जहां पीटीआई को जीतने की उम्मीद थी, या नहीं तमाम के तमाम में हो चुके? आदिल साहब, थैंक यू सो मच। मैं पीटीआई के तमाम उम्मीदवारान को जो तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई 2500 के करीब थे, और इसमें वो सारे नहीं शामिल हो गए जिन्होंने एज इंडिपेंडेंट्स कागज अपने डाले होंगे। इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो इनको कागजात नामजदगी जमा करने के लिए गो थ्रू होना पड़ा, खास तौर पे पंजाब में, वो तो मेरे ख्याल में K2 या माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। और ख़ास तौर पे वो जो लग रहा था कि मोहसिन नकवी ने अमृतसर पुलिस, ईस्ट पंजाब पुलिस ला के
हमारा सामना करने के लिए जो दुश्वारियां पैदा की कि उससे भी वो जो है वो आगे बढ़े। तो इंशाल्लाह उम्मीदवारान हर जगह होंगे। एक और चाल जो है वो फारिग हो गई, जो कि शायद नवाज शरीफ के लिए मजीद राह हमवार करने के लिए थी। मैंने आपके प्रोग्राम पे लास्ट टाइम भी कहा था कि देखिए अवाम की राय को जो है वो तकवीयत देनी चाहिए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीदवारान होंगे। ओके। और सिर्फ मैं ये आपसे जो है वो कहूंगा थोड़ी सी फेयरनेस। आपने कहा कि पीटीआई ने इल्जाम लगाए, क्या आपके ख्याल में इस इल्जाम में बिल्कुल कोई सच नहीं था कि दुश्वारियां हमें नामुनासिब फेस करनी पड़ी? मतलब अब मसला ये है कि जो आपने कहा कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन अब फिलहाल तो कोई इशू नहीं है ना, आपके तमाम लोगों के कागजात जमा हो गए हैं और स्मूथ अब आपको लगता है कि ये प्रोसेस मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जितनी भी हर्डल्स आई वो निकल गई। अज़मा साहिबा, आप लोगों का मसला ज़रा कदरे मुख्तलिफ है। उनको तो अपने उम्मीदवार जमा करना, प्रपोजर, सेकेंडर, इनको लाना मसला बना हुआ था, प्लस उन्होंने कहा हमारे साथ हमें कागजात नामजदगी स्मूथ तरीके से जमा नहीं करवाने दिए गए। बट आप लोगों के लिए एक दूसरा चैलेंज ये है कि आप लोगों के पास एक हल्के में उम्मीदवार बहुत सारे हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना, बहुत सारे ये हल्कों के अंदर आपको चैलेंज जो है वो रहा है और रहेगा। तो मुझे ये बताइएगा, एक इसका भी ज़रा जवाब दीजिएगा, और दूसरा जो वो बात कर रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस की सरपरस्ती में इंटरिम गवर्नमेंट ने जो है वो उनको ये प्रोसेस नहीं करने दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने कागजात जमा करा दिए। बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि कल तक जो वावेला कर रहे थे आज वो हेज मालो कर रहे हैं, और कल तक जो है मजलूमियत और महरूमियत का कार्ड चल रहा था, ये हो गया वो हो गया, हमारे कागजात जमा नहीं हो रहे। आज वो इस बात पे बहुत खुश और क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो कागजात जमा कराए हैं। तो हमें एक तो ये बता दें कि इनमें से कौन सी स्टोरी सच्ची है, हमने किसको बिलीव करना है कि आपके साथ जुल्म हुआ है या आप जो है वो आपने सबसे ज्यादा जो है आपके लोगों ने नॉमिनेशन पेपर भरे हैं। तो पहले तो ये क्लैरिटी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कल ये जो नॉमिनेशन पेपर जो है इसमें कोई एक लीडर बता दें। ये सोशल मीडिया पे चलने वाली कैंपेन अपनी तरफ पे वो ठीक है, आप वो कुछ लोगों को पागल बनाने का आपके पास ट्रिक है, वो आप बना लें, लेकिन इनका जो है जितने भी इश्तिहारी, जितने भी दहशतगर्द, जितने भी मतलूब लोग हैं, उन सब के नॉमिनेशन पेपर भी फाइल हो गए हैं। और ये शायद पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहां पर जो है वो, लेकिन खैर ये पहले भी हो चुका है कि इश्तिहारी वजीर आजम बन गया था पार्लियामेंट पे हमला केस में, और दूसरा जो है वो सदर पाकिस्तान बन गया था, जो एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया पार्लियामेंट पे हमला हुआ, और पीटीवी की नशरियात बंद हो गई हैं। तो इश्तिहारी होते हुए उस वक्त या वजीर आजम बने थे या इस वक्त जो है वो इश्तिहारी और दहशतगर्द जो है उनके नॉमिनेशन पेपर जो है फाइल हो गए हैं। अच्छा, ये जो वाकया एक परवेज इलाही साहब की जो एहलिया है उनके साथ पेश आया, आपने देखा होगा वो कागजात मैं उसी की बात करने लगी। मैं उसी की अदरा वो क्लिप अगर आप साथ साथ चला लो बड़ा आसान होगा। आप देख रहे हैं कि वो जो है पीछे से कैमरामैन सेट होता है, दरवाजे के पीछे से वो आगे जाती है, एक आदमी आगे जाता है और वो उनको नहीं वो डराने के लिए हो कर देता है, और उसके बाद वो जो है वो बस वो भी खड़ा होता है साइड पे, वो मोहतरमा भी खड़ी होती है और उसके बाद वो टहलती भी वापस आ जाती है और नॉमिनेशन पेपर भी उनके फाइल हो जाते हैं। मुझे पहले ये बताओ आदिल कि क्या हम बच्चे हैं, हमें बात समझ, अगर तो वाकई नॉमिनेशन पेपर फाइल ना होने देते, ना होने दिए जाने का कोई फैसला होता, फिर ये नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते थे? तो आप क्या कह रही हैं, वो प्लांटेड वाकया है सारा का सारा, वो उनके साथ वैसे वाकया हुआ नहीं? लड़ सकते हैं, पहले भी लड़के और एक इनकलाब लाके देख लिया ना इन्होंने। अगर तो वाकई ऐसा फैसला होता है कि इनके नॉमिनेशन पेपर नहीं, तो एक थानेदार काफी है इनके लिए, एक तो थानेदार का दबका काफी है इनके लिए। फिर वो हाउ करके डर नहीं भगा नहीं देते, वो भाग नहीं जाता, वो खुद भाग के साइड पे खड़ा हो गया, वो भी वहीं खड़ी है, वो बंदा भी वहीं खड़ा है जिसने नॉमिनेशन पेपर छीनने की कोशिश की और उसके बाद वो खरामा वापस चली आ रही है। इसको अब मैं क्या कहूँ? तो आप क्या कैंपेन की, तो आपके ख्याल में पीटीआई, आप कह रही हैं कि पीटीआई ने ये सारे वाकयात कागज छीनने वाले खुद करवाए, प्लांटेड हैं? नहीं, खुद कराएगा मुझे नहीं पता, बहरहाल ये जो कहा जा रहा था वैसा नहीं है। कैसरा बीबी के भी पेपर जमा हुए हैं, परवेज इलाही साहब के भी पेपर जमा हुए हैं, और जितनी सोशल मीडिया पर उन्होंने कैंपेन चलाई अपने जिन जिन लोगों के नाम लेके, उन सब के नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं। ओके, मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है ये नॉमिनेशन पेपर वाला मसला संजीदा है या नहीं, खुद से हाइप क्रिएट की गई है थ्रू सोशल मीडिया? देखिए, कुछ न कुछ तो है, ऐसा तो नहीं होता है
कि उज़मा भी जो बता रही है कि वो जो क्लिप है वो मैंने भी देखा था, हो सकता है वो क्लिप बनाई गई हो, और लेकिन ओवरऑल तो यकीनन ये तासुर था कि उनको कागजात नहीं जमा करने दे रहे हैं। ओवरऑल तो ये एक इम्प्रेशन था कि कागजात में गड़बड़ होती है। अब मेरे हल्के का NA 242 जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कागज़ जमा किए है, और पहले भी 2018 में इनके मुकाबले में मैं खड़ा था, और मेरे सूबाई हल्के PS 113 के कागज़ मंजूर हो गए, मगर NA 242 के कागज़ उन्होंने का फ़ैसला महफूज कर दिया। तो मैंने रिटर्निंग अफसर साहिबा से कहा कि ये महफूज वाला चक्कर इधर भी शुरू हो गया। तो कह रहे नहीं वो कुछ कागजात की तस्दीक वगैरह और हमारा सिस्टम सही नहीं है। तो मैंने कहा कब तक होगा? तो कह रहे कि ये 29 तारीख तक ये आप अनाउंस करेंगे। तो मेरी समझ से बालातर है कि सूबाई में मेरे कागज़ नीचे मंजूर हो गए, वहाँ उनका सिस्टम ठीक था, तो लगता है यहाँ भी कोई RTS सिस्टम अभी से लगाया गया कि वो कागजाती फ़ैसला महफूज कर दिए, जबकि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, और इससे पहले भी मैं इसी हल्के से MNA बनाऊँ। तो कुछ तो है, और लेकिन ये सारे मैं समझ रहा हूँ कि अरबे जो है ना ये नाकाम होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं मंदोखेल साहब कि आपके हल्के से तो शहबाज शरीफ साहब का आपके साथ मुकाबला है, बिलावल साहब ने लाहौर से कागजात नामजदगी अपने जमा कराए, इस दफ़ा कराची से नहीं कराया, उसकी क्या वजह है? क्या MQM के साथ इत्तेहाद नहीं रहा, इस वजह से नहीं कराए? बिलावल साहब की बात कर रहे हैं? जी, मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ। लाहौर से इस दफ़ा जमा कराए लेकिन कराची से नहीं। बिलावल साहब जहाँ लियारी से खड़े होते थे वहाँ तो MQM का कोई नाम निशान नहीं है, वहाँ तो हम दूसरा लड़काना कहता है पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो वहाँ तो है नहीं MQM। अगर हम बात की बात करें तो MQM, देखो ये क्यों का सवाल तो मैं और आप नहीं कर सकते ना, ये तो मेरे चेयरमैन की मर्जी है जहाँ से वो खड़ा होता है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों खड़े हो गए कराची से, जब पिछले 5 साल में वो एक चक्कर भी नहीं लगाया, मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, उनका दूसरा उम्मीदवार वज़ीर ख़जाना बन गए, 1 रुपये का काम नहीं किया है, तो अब आवाम सवाल करेंगे ना क्यों खड़े हो गए। तो कराची में कोई मुश्किलात तो नहीं है बिलावल साहब को इलेक्शन लड़ने में? आपका काम करूँगा। देखिए, आपको शहबाज शरीफ साहब से लोग पूछेंगे कि वो वोट मांगेंगे, आप मुझे वोट दें, मैं MNA बन के काम करूंगा, तो लोग सवाल करेंगे आप तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, तो आपने क्या किया? 1 रुपये का काम नहीं किया है। बल्कि K5 मनसूबा जो मेरे शहबाज शरीफ साहब के हल्के में पानी आना था, वो एन टाइम पे उन्होंने इनकार कर दिया, बोले पैसे नहीं है। तो सवाल तो करेंगे, तो ये क्यों वाला कहानी चलेगी, मुझे क्यों बुलाया गया, ये भी अभी इंशाल्लाह आपको ये सवाल मंजरियाम पे आएगा। पहले मुझे क्यों निकाला गया, अब मुझे क्यों बुलाया गया, ये सवाल तो आएगा। राइट, इसका जवाब अज़मा साहिबा से लेते हैं, लेकिन उनका मुकाबला लतीफ़ खोसा साहब से होगा, बिलावल साहब का, और शाइस्ता परवेज़ साहिबा से। तो लाहौर में आप क्या बताएंगे लाहौर वालों को कि आपने क्या किया कि वो आपको वोट दें? जी बिल्कुल, जवाब ले ले जी। इस वजह से हम लाहौर वालों को कहेंगे कि सिंध में हमने जो दिल के अमराज के अस्पताल है NICVD जिसके कहते हैं, इसका एशिया में कोई मुकाबला नहीं है। और उसके अलावा जो है ना हर 10 ज़िलों में ये सेंटर खुले हुए हैं। और फिर उसके बाद जो वो है लीवर ट्रांसप्लांट है, गम्बट जिसे खैपुर हम कहते हैं, उसकी 1.5 करोड़ फीस है। वो पाकिस्तान बर्स के अलावा अफगानिस्तान से लोग आते हैं इलाज करने के लिए। ओके, अमेरिका से चले आप अपनी सिंध की कारकर्दगी उनको जो है बताएंगे। अज़मा साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैंने जो है वो तैमूर जगड़ा साहब के पास जाना। वजह ये है, मैं आता हूं, अभी बहुत डिस्कशन है, बहुत सारी पहली मर्तबा कराची से पीपल्स पार्टी का मेयर आया, मेयर कराची का आया। मेरा सीट पिछले मर्तबा 2 साल पहले मैंने 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने जीता। ठीक है सर, तो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। ये होगा। अज़मा साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप कोई बात करना चाह रही थी, फिर मैं झगड़ा साहब की तरफ जाऊं। जी, मुझे अपने भाई जो है ना उस पे बड़ा प्यारा भाई है मेरे मंदोखेल साहब। मतलब अभी जो है इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ, मंदोखेल साहब ने पहले ही जो है वो रोना धोना और तरले मिन्नतें करनी शुरू कर दी, क्यों आ रहे हैं कराची, क्यों लड़े हैं इलेक्शन लड़ना उनका हक है, जैसे आपका हक है। आपने पिछली दफा भी 600 वोटों से जीत लिया था, तो कोई बात नहीं, मतलब हिम्मत करें, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो याद करा रहे हैं ना K4 का मंसूबा, मुझे हंसी आ गई सुन के कि बकायदा K4 के लिए एक कराची में पूरा तकरीब रखी गई थी, जिसपे बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब की शान में कोई 15-20 मिनट का कसीदा पढ़ा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि काश शहबाज शरीफ जो है वो हमें पहले मिल जाते और ये मंसूबा हमारा पूरा हो जाता। इमरान खान की हुकूमत ने नहीं किया था, इस हुकूमत ने हमें पैसे दे दिए। और वो एक पूरा फंक्शन हुआ था K4 के लिए, मेरे भाई को वो भी भूल गया है। और दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये लाहौर के लोगों को कराची और सिंध बना के देंगे लाहौर।
तो किसने किससे क्या सवाल पूछने हैं और कौन कौन सा किसके लिए नारा बनेगा, हम नहीं जा रहे उस लेवल पे, हम नहीं जाना चाहते, हम अब भी नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि कारकर्दगी के ऊपर, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर, अपनी ये ठीक। बट बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना, अब ये बताना पड़ जाएगा कि मुझे क्यों बुलाया। लाहौर को कराची बनाना है, लाहौर को हमने सिंध बनाना है, तो जो लोग उनको वोट देंगे तो खुशी से दे दे। अच्छा जी, 30 सेकंड मंदोखेल साहब, मैंने झगड़ा साहब की बारी है, 30 सेकंड। देखिए, जो बात उज़्मा बीबी ने की है उस हवाले से कि हम वहाँ पे जो K4 मनसूबा है, K4 मनसूबा सिंध हुकूमत अपनी इसी का पैसे दे चुका है, वो फाक नहीं दिया है। तो बिलावल साहब ने इसी वजह से शहबाज स्पीड का कि जिस तरह आपने पंजाब में धड़ाधड़ तरक्याती काम किए, आपने साहिवाल में कोल प्रोजेक्ट जो आपने किए, इम्पोर्टेड कोयला आएगा, फिर कराची से जाएगा साहिवाल, वहाँ कोयला बनाएगा, तो हमारा भी काम करा। 17 अरब रुपए रखे सिर्फ, जो कि आधे तनख्वाह में चले गए। K5 मनसूबा के लिए 1 रुपए नहीं दिए। आप शहबाज शरीफ साहब, सर आप दोनों जब ये बात करते हैं तो आप दोनों जब ये बात कर रहे हैं कि कारकर्दगी हमारी अच्छी थी पार्टी में, वो कहते हैं हमारी अच्छी थी, तो फिर तो आप पीटीआई के उस नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना कि पीडीएम की कारकर्दगी ओवरऑल फारिग थी। नहीं, आदिल सिर्फ एक लाइन मेरा, जी बिल्कुल पीडीएम के फारिग थी कि पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से शिरकत गैरे सिंध में हुकूमत में है और पानी का जवाब उसने नून लीग से लेना है। राइट, आप 35 साल से हो झगड़ा साहब, 35 साल से हो पंजाब में, हमसे मांगेंगे। चले झगड़ा साहब बहुत ही सुकून से 35 साल से पंजाब में हो, फिर क्यों आपकी गाड़ी पे पथरा होता है? अच्छा जी, चले मुझे झगड़ा साहब की तरफ जाने दें, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। झगड़ा साहब की टर्न, और को कराची बना दे। या जिनका नाम झगड़ा है वो खामोश बैठे हुए हैं और आप दोनों झगड़ रहे हैं। जरा मुझे झगड़ा साहब की तरफ जाने दें। जिनका नाम झगड़ा है वो अमन से बैठे हुए। झगड़ा साहब मुझे ये बताएं, आपके वकील तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन में, मतलब जो आप लोगों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो ठीक नहीं हुए, और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो ज़ाहिर अब आपके खिलाफ चला गया, बल्ले का निशान भी चल गया, सिन गया सारा कुछ। अब आप हाई कोर्ट के लिए कितना मुमकिन होगा कि आपको रिलीफ दें, जहां खुद पार्टी के लोग भी मानते हैं हमारे इलेक्शन गलत हुए, प्लस हाई कोर्ट के लिए कितना स्पेस होगा कि आपको कोई रिलीफ दे सकें? जी थैंक यू आदिल। पहली चीज तो ये वाकई मैं सोच रहा था झगड़ा मेरे नाम में है, लेकिन आई वॉज एंजॉइंग वॉचिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन। मैं 3 चीजें प्लीज कहूँ। एक मेरा एतराज है और बड़ा सीरियस एतराज है, मेरी बहन ने लफ्ज दहशतगर्द इस्तेमाल किया। मुझे एतराज है, अगर मुझे कह रहे हैं, मेरे किसी कॉलीग्स को कह रहे हैं, या पीटीआई के करोड़ों सपोर्टर्स को कह रहे हैं, मेरी दरख्वास्त होगी ये ना करें। और अगर इलेक्शन के लिए भी कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब हिलरी क्लिंटन ने एक ऐसी बात रिपब्लिकन में की थी, उसकी वजह से वो इलेक्शन हार गए थे। यही हरबे आपको अवाम से मजीद और मजीद दूर कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता जब आप ये दहशतगर्द लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग एक्चुअली दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, दिस इज एन इंसल्ट टू देम। पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये मरहला खत्म हो गया, अगले मरहले में आसानी नहीं होगी। अभी देखते हैं कोई किडनैप होता है, किसके प्रपोजल सेकेंडर्स गायब होते हैं, और हमने कहीं एग्जैजरेशन नहीं की, जान के तो नहीं की। मैं खुद रिकॉर्ड पे हूं कहते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने ये नहीं फेस किया, कोई हमने स्टोरी नहीं बनाई। दो केसेस थे खैबर पख्तूनख्वा में, एक शायद उमर अयूब खान साहब का, और एक पख्तून यार हमारे MPA जो अकरम दुरानी के अगेंस्ट खड़े होते। आपका सवाल बिल्कुल ठीक बनता है। देखिए, अगर दाल में कुछ काला ना होता, जो इलेक्शन कमीशन और बैट के सिंबल की बात है, तो फिर मुझे ये बताएं, जो आपने ओपनिंग में दिखाया, परवेज खटक साहब कैसे कह रहे हैं कि उनको बैट का सिंबल ऑफर हुआ, किसने ऑफर किया, कब ऑफर किया, इस पे इलेक्शन कमीशन कोई वजाहत देगी? इलेक्शन कमीशन ने इसकी वजाहत दे दी है, वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई ऑफर, परवेज खटक साहब को ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई, उन्होंने अपने तय ये बयान दिया। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की, ना उनको अलॉट हो रहा। तो मैं तो अपने वकीलों से अभी ये कहूंगा, अच्छा है कि उन्होंने की है, किसने की है, क्यों की है, और आई वुड होप कि ये बात कोर्ट में सामने आए कि खटक साहब को कौन बैट का सिंबल ऑफर कर रहा है, जब इन्हीं चीजों से ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ बनता है। तो मेरे ख्याल में तो ब्लैक एंड व्हाइट केस है, 2-3 दिन में इसका फैसला हो जाना चाहिए। बाकी कौन सा सियासी बंदा जो है या सियासी पार्टी मुकाबले से डरती है? मुकाबले से नहीं डरना चाहिए। सारी पार्टीज को जो है वो इलेक्शन में होना चाहिए,
अगर लोगों का ख्याल है कि तैमूर झगड़ा दहशतगर्द है या पीटीआई दहशतगर्द है तो कोई हमें वोट नहीं देगा। क्या हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों को वोट देंगे? राइट, सिंपल सी बात है। मुकाबला होने दे और जैसे पूरी दुनिया में होता है, राइट, अवाम डिसाइड करती है, अवाम को डिसाइड करने दे। आदिल, मुझे कुछ कहना है। जी अज़मा साहबा, गो अहेड। चूंकि झगड़ा भाई ने मेरे बारे में बात की है तो मैं बिल्कुल तैमूर झगड़ा साहब जिसने मैं तालिबान को दहशतगर्द कहती हूँ, चूंकि वो GHQ में घुस के वहां पे दहशतगर्दी करते हैं। अब अगर ऐसे ही एक सियासी जमात के रूप में दहशतगर्द घुस के GHQ में हमला करेंगे तो मैं उनको दहशतगर्दी कहूंगी ना, मैं उनको कुछ और कैसे कह सकती हूँ। दूसरी बात यह है कि आप अवाम से जो है वो कह रहे हैं, अभी आपने खुद भी कह दिया कि अवाम जो है वो दहशतगर्दों को वोट नहीं डालेगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। क्या आप दुरुस्त समझते हैं 9 और 10 मई के वाकयात को? आप तो खुद उसकी मजम्मत करते हैं, आप कहते हैं कि गलत हुआ। तो क्या जो है ये जो दहशतगर्दी हुई है तमाम 20-21 शहरों के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से, उसको फिर क्या नाम दूं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि वाकई अवाम ने ये देखा कि जो तालिबान के लोग छुड़वाए गए थे सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आपकी दौरे हुकूमत में, वो आपका पहरा देते रहे जमान पार्क के बाद, और वो जो दहशतगर्द हैं जो छूटे थे वो जमान पार्क के बाहर क्या कर रहे थे? ये यकीनन अवाम इन बातों को कंसीडर करेगी। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपका सेक्रेटरी जनरल, जो खैर सेक्रेटरी जनरल नहीं था, वो फेक सेक्रेटरी जनरल था, उमर अयूब, उसने बिलाल विर्क नामी साहब की एक पुरानी वीडियो ऑडियो, वो जो एक तस्वीर है वो पोस्ट की और कहा ये देखे इसको मारा है। उसकी फैमिली ने जो है वो आके कहा कि ये तो भाई पिछले महीने की जो है वो एक एक्सीडेंट की फोटो है, जब उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। ये तो किया आप लोगों ने। उसके बाद आपको लगता है कि कोई आपको बिलीव कर पाएगा? आप लोग ये जो पीटीआई को माफ कीजिएगा, ये पुरानी बीमारी है, फेक तस्वीरों की, फेक पोस्टों की और गलत प्रोपेगेंडा करने की। और अब भी वही हुआ। मैं तो कह रही हूँ पंजाब में किसी एक बंदे का नाम बता दे जिसके पेपर जो है वो नहीं हुए जमा। मुझे किसी एक का नाम बता। लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसका जवाब लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मंदोखेल साहब, ये बताइएगा, जब बिलावल साहब ये कहते हैं कि मियां साहब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उन्हें कुछ पता हो, कुछ ऐसी बात उनके इल्म में आई हो, या फिर वो सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे ये बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें अंदाजा है कि अगर वेव उनकी चल रही है तो ये बयान देना चाहिए। क्या पोजीशन है आप लोगों की वजह से? आदिल अब्बासी साहब, वजह इसकी ये है कि इनका जो सीनियर वकील है ज़फ़रुल्लाह साहब, वो मेरे साथ एक शो में बैठे हुए थे और जब मैंने उनके सामने ये कानूनी दलाइल दी है, उज़मा बीबी खुद भी एक वकील है, झगड़ा साहब का मुझे नहीं पता, मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तायाद नाइल की है और वो 62(1)(f के तहत की है। 62(1)(f का किसी कानून से, किसी केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी जो आप मिस डिक्लेरेशन दें उसके ऊपर नाइल हो सकते हैं। अब वो पिछली हुकूमत में ये हुआ कि इसमें इलेक्शन एक्ट के तहत तो उसको अमेंडमेंट कराया और उसमें ये कहा गया कि नाइली की जो उम्र होगी वो 5 साल होगी। अब वो 62 और 62(3) जो है ना, वो आइन का आर्टिकल उसको नहीं छेड़ा गया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उसकी चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब वो आइन का आर्टिकल ज़्यादा मोतबर है या इलेक्शन एक्ट? पहले तो ये अब ये 2 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर बेंच बना है, इसने यही फैसला करना है ना? हाँ, जैन में, सॉरी जी। अब जब उसने वही फैसला करना है तो मियाँ साहब के कागजात अभी स्क्रूटनी के लेवल पे कैसे एक्सेप्ट होंगे, मंजूर कैसे होंगे, क्योंकि तायाद नाइल है। अब जारी बात, उस वक्त तक तो यह मामला सारा गुजर चुका होगा। तो इसी वजह से ख्वाजा आसिफ की और राना सनाउल्लाह की बात आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा कि ज़ीरो रिस्क पे नवाज शरीफ साहब आएगा। तो ज़ीरो रिस्क को यही उसको यकीन दहानी कराई गई है कि भाई आप आ जाओ, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। अब जब ये कानूनी रुकावट हो गया तो ये बोलेगा मुझे क्यों बुलाया गया। तो इस वजह से बिलावल साहब कह रहे और हम कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब ये एक नया डायलॉग आएगा, मुझे क्यों बुलाया गया, क्योंकि कानूनी रुकावट तो है। ये उज़मा बीबी मेरा साथ नहीं मानेगी, इनका ज़फ़रुल्लाह साहब मान चुका है और टॉप का वकील इनको मेरे साथ बिठा दे, और अगर मुझे छोड़े आपको कन्विंस कर दे कि इनके सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है और आइन का आर्टिकल जो ना वो ज्यादा मोतबर है बनिस्बत इलेक्शन एक्ट के। ओके अज़मा साहिबा, अब मुझे पता है अब आप झगड़ा साहब की भी बात का और इनकी बात का साथ जवाब देना चाहेंगी। वो तो कहते हैं कानूनी तौर पर
स्क्रूटनी का अमल अभी जो है वो रोक देगा उनको। 2 जनवरी को तो जब फैसला होगा, बैठेंगे तब देखी जाएगी। तो आपके ये पास कैसे होंगे? देखिए, बिल्कुल मेरे भाई जो हैं वो बड़े अच्छे वकील हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आईने पाकिस्तान में 62(1)(f की जिसकी बात कर रहे हैं, क्या उसमें ताहयात नाअहली लिखी हुई है? जिसका जवाब है नहीं। जब उसके अंदर नाअहली लिखी हुई नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी खुद से इंटरप्रिटेशन करके उसको जो है वो ताहयात नाअहली बना दिया। और किन हालात में बनाया ये सारे पाकिस्तान को पता है, सवाए बिलावल भुट्टो साहब की और पीपल्स पार्टी के। सिर्फ उनको नहीं पता कि किन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने पर जो है वो निकाला गया। कादर मंदोखेल साहब बड़े अच्छे वकील हैं, मुझे बताएंगे कि एसेट की डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से ली जा सकती है? मुझे मेरे भाई ये बताएंगे कि क्या उस एसेट पे जो उनके नाम पे भी नहीं था, जिसके अंदर उनका लेना देना नहीं था, बात पनामा से शुरू हुई थी और अकामा पे आकर उनको नायल कर दिया गया, क्या ये कानूनी तौर पर हुआ था? इन तमाम बातों के जवाबात मेरे प्यारे भाई के पास बिल्कुल हैं, लेकिन पता नहीं आजकल इनकी जो है वो थोड़ी सी याददाश्त। तो आपको क्या लग रहा है कि स्क्रूटनी के प्रोसेस से मियां साहब जो है वो क्लियर हो जाएंगे विदाउट नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? मैं आ रही हूँ। इलेक्शन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का एक्ट है, और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जब उसको अपहेल्ड किया गया, उसके अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा गया कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है कानून बनाने का, उसको हम तस्लीम करते हैं और पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है। पार्लियामेंट ने क्या कानून बनाया बाय द वे, उस कानून में मंदोखेल साहब और उनकी पार्टी भी हमारे साथ थी, उस वक्त इनको सब याद नहीं था। अब चूंकि पंजाब में एंटी नून लीग वोट लेने के लिए उनको लगता है कि इस तरह की फप्तियां कसने से, इस तरह की बातें करने से इनको वोट मिल जाएगा। मेरा ख्याल है खाम ख्याली है। लेकिन उस इलेक्शन एक्ट के अंदर हमने क्या तरमीम की? हमने ये आईने पाकिस्तान को नहीं छेड़ा, थोड़ा बहुत कानून हमें भी आता है मंदोखेल साहब। हमने ये कहा कि आईने पाकिस्तान में जहां पर कोई मुद्दत नहीं लिखी होगी नाअहली की, उसको 5 साल तस्वुर किया जाए। अब मुझे ये बता दीजिए, इसमें आईने पाकिस्तान की सुप्रीमेसी हमने कहा चैलेंज कर दी। हमने ये कहा कि जहां आईने पाकिस्तान साइलेंट है, जहां नाअहली की मुद्दत नहीं है, उसको 5 साल समझा जाएगा। और बाय द वे मेरे भाई मुझे ये बताएंगे कि जो पूरी दुनिया में कहीं पर नाअहली जो है वो ताहयात होती है, ओके। और ये जो है ना कत्ल के मुलजम जो है ना उसकी भी सजा 14 साल से ज्यादा की नहीं होती। ये खुद सियासतदान होके किसी दूसरे को एक बुग़्ज़ में, एक पता नहीं किस चीज के अंदर, उसके लिए वो केस प्लीड कर रहे हैं जो इनकी तालीमात के खिलाफ है, जो इनकी डेमोक्रेसी के जो ये बड़े स्टैंडर्ड्स जो जिसको ये ओन करते हैं ना, उसके खिलाफ है। और बिलावल भुट्टो साहब अगर मैं ये कह दूं मुझे क्यों रुलाया, फिर क्या करेंगे? तो ये अब ये देखना है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, जवाब दे रहे इसका इम्पैक्ट। कादर मंदोखेल साहब 30 सेकंड, मैंने फिर झगड़ा साहब की तरफ जाना, आप बात करना चाहते हैं? देखिए ये मुझे पता था ये गोल मोल जवाब देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नायल किए तो आइन का आर्टिकल 62(1)(f साइलेंट एक्ट के बारे में, तो उसकी तशरीह कौन करेगी? उज़मा बीबी, झगड़ा साहब या मैं? इसकी तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह अगले महीने में केस रखा हुआ है सारे। तो मेरी बहन, आप टीवी टॉक शो में तो डिफेंड कर लेंगे, मगर कानून को आप गोलमोल नहीं कर सकती है। आपने जिस केसेस का हवाला दिए उसका इससे ताल्लुक नहीं है। 62(1)(f ये है कि आपने मिस डिक्लेरेशन दिए, आपने छुपा लिया। राइट, झगड़ा साहब पिछले पता है टॉक शो में इनको फिक्र ये थी, हाँ अपीलों का फैसला नहीं हुआ, मैंने उस वक्त भी कहा था कादिर भाई हो जाएगा अपीलों का फैसला। मैं अब भी कह रही हूँ कादर भाई, इस तरह से मैदान खाली आपको नहीं मिलना, नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने मैदान में होना है, नहीं होगा। सारे टोट के ये चीजें। मैं तो चैलेंज करूँ शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, एमक्यूएम का, एनपी का, पीडीएम का सारा क्यों ले रहे हैं? आज वो 1-to-1 मुकाबला करे। चले आप दोनों के पॉइंट आगे, मजरा झगड़ा साहब की तरफ जाना है। झगड़ा साहब मुझे ये बताएं कि दूसरी जमातों को सारा ले रहे हो, आ जाओ ना मैदान में। मुझे ये बताएं झगड़ा साहब के गुज़िश्ता हफ्ते खान साहब को जो है वो साइफर केस के अंदर रिलीफ मिला है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं जो रिलीफ मिला है अदालत से मिला है, तो जिन जजेस ने रिलीफ दिया है, हमें याद है कि आपकी पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो जब देखते हैं कि जी कोई फैसला खिलाफ आता है तो जजेस की किरदार कुशी होती है, और अगर फैसला हक में आता है तो जजेस की सताइश होती है। अब जब मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला था जो ऑनरेबल जजेस के साथ किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, वो हम सब ने देखा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो कुछ हुआ। ये जो कल्चर है, ये जो मतलब अब आप क्या करेंगे? अब आप उन जजेस की तारीफ करेंगे
इस रुझान से कोई जान छुड़ाने का मूड है या नहीं? मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, अगर हमारे खिलाफ आएगा तो हम कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, हमारे हक में आएगा तो हम कहेंगे देखिए कितना आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। इस कल्चर से कैसे जान छुड़ाएंगे? इस तरह तो हम इससे निकल नहीं सकेंगे इस साइकिल से। और सब फैसला करते हुए, बात करते हुए, सहाफत करते हुए, सियासत करते हुए लोग यही सोचेंगे कि यार रिएक्शन इस तरह का होना है, तो फिर उसूल तो कहीं और रह जाएगा। योर टेक ऑन। इसका भी मैं जवाब देता हूं और फिर मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। 1-2 और बातें। आपकी बात सही है, ये कल्चर गलत है, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। मैं डिसएग्री करता हूं। हमारी सोशल मीडिया ब्रिगेड नहीं है। सब पार्टियों के सर आजकल सोशल मीडिया ब्रिगेड सब पार्टियों ने रखी हुई। बोलने नहीं, 2 चीजें। लेट्स एक चीज समझ ले, सोशल मीडिया की एक पावर है और हर चीज की तरह उसका एक अच्छा साइड है, एक बुरा साइड है। बुरा साइड हम सबको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, खास तौर पे जब हम जो है वो किसी कुर्सी पे होते हैं, आपको गालियां सुननी पड़ती हैं, पर्सनल गालियां सुननी पड़ती हैं। ये हर किसी के साथ होता है। ये हकीकत है कि हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बाकी पार्टी से बहुत ज्यादा है। और जगड़ा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और आप बाहर से पढ़े हुए हैं, मुझे पता है। I'll give you a complete chance to respond to that। लेकिन जितना मिसयूज एंड अब्यूज सोशल मीडिया का पाकिस्तान में है, मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, मैंने किसी मुल्क में सोशल मीडिया का मिसयूज और अब्यूज इतना नहीं देखा जितना पाकिस्तान में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। लेकिन जो शोकुच वहां होता है वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट। और बाहर से बैठे लोग कर रहे होते हैं, आई विश कि वो पाकिस्तान आकर करें तो उनको ज्यादा जो है वो हम समझेंगे कि ये फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सोशल मीडिया का मिसयूज और अब्यूज होता है। आप बाहर से पढ़े और दुनिया को आप समझते हैं, तो मेरा ख्याल है आप इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, पाकिस्तान में भी लोग जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर पाकिस्तान में करते हैं, बाहर भी करते हैं। वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स इफ वी थिंक कि बाहर लोग बैठे हैं या जिस चीज पे गुस्सा आता है लोगों को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। सोशल मीडिया का अच्छा साइड क्या है? पाकिस्तान में नहीं मानते तो जाके इजराइल और हमास और पैलेस्टाइन की जो जंग हो रही है उसमें देख ली। इजराइल वाले तो यही कह रहे होंगे कि कुछ भी हमने गलत नहीं किया और 1948 से कहते रहे। ये पहली बार है कि उनका नैरेटिव गलत साबित हो रहा है मगरबी दुनिया में। क्यों? इसकी वाहिद जिम्मेदार सोशल मीडिया है। अब मैं इस पे आता हूं। अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर गैर मुनासिब कमेंट्स करता है सोशल मीडिया पे, गलत है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू उन्हें कहता हूं ना करें। हमारी जुडिशियल हिस्ट्री चेकर्ड है, ये भी एक हकीकत है, लेकिन सोशल मीडिया को तो एक साइड पे करें। इन्हीं जजेस पे जिन्होंने साल बाद जजमेंट दी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट दी, ठीक है, एक बेल पे, जो कि इस जजमेंट के नजर में तो साल पहले मिल जाना चाहिए था और उस केस पे भी बड़े संगीन सवालात डाल दिए। उसके बाद किस किस ने उन जजेस के अगेंस्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सोशल मीडिया तो एक तरफ ना, मरियम औरंगजेब की मुझे शक्ल जो है वो याद है, उन्होंने की। तकरीबन सारी पार्टीज एक ही लाइन लेके एक ही वक्त पे। क्या ये सवाल नहीं उठाता? और क्या ये उसी प्रिंसिपल की नफी नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो ये जो बिहेवियर है ना, ये ऊपर से शुरू होता है और कम से कम इसका सबसे पहले हर बंदा खुद जिम्मेदार है। ओके, ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसका जवाब भी लेंगे। जो मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया ऑनरेबल जज ने, उसके ऊपर जो है वो PMLN को भी एतराज़ है। और ये जो बात मैं पहले भी कर रहा था ब्रेक से, वो ये है कि बिल्कुल हर चीज़ की जो है वो बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मिसयूज़ और अब्यूज़ पाकिस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया में कहीं इस किस्म का मिसयूज़ सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा। इल्ज़ाम लगाओ, पगड़ी उछालो, जो दिल चाहे आप इल्ज़ाम लगाएं और निकल जाए। यू कैन गेट अवे विद ईजीली, नोबडी वुड आस्क यू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। अज़मा साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रा मुख्तसर जवाब दें, फिर मैंने मंदो खेल साहब के पास जाना है। 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट मंदो खेल साहब के पास है। साइफर केस में हमने देखा है कि PMLN ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया और मासूम के लफ्ज़ पे बड़ा रिएक्ट किया। आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका मुखालिफ टेक्निकल नॉकआउट हो, जुडिशरी से फारिग हो? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि झगड़ा साहब को ये बताना चाहती हूँ कि जब एक फैसला आ जाता है तो फैसला जब पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो उस पर तनकीद हो सकती है। तौहीन और तनकीद में फर्क होता है प्यारे भाई। अब आप जितना मर्जी जो है वो भाग लें, लेकिन जो डर्टी हैरी की कैंपेन थी, वो जो मीर सादिक की कैंपेन थी, फिर वो जो चढ़ दौड़ने की कैंपेन थी, तेरा बाप भी देगा आजादी की कैंपेन थी, फिर उसके बाद इवन सानिया लसबेला के अंदर जो शहीद हुए उनके खिलाफ जो कैंपेन थी, फिर वो जो जजेस के जो है वो उनकी फैमिलीज के खिलाफ उनकी तस्वीरों पे जूते मारने की कैंपेन थी। किस किस बात से भागेंगे? ये तुर्रा इम्तियाज है PTI के सोशल मीडिया का। और जिब्रान इलियास जो इनको हेड करते हैं बाहर अमेरिका में बैठकर, इंटरसेप्ट उनकी स्टोरी बता चुके हैं कि वो मौसूफ क्या है और उनका इनसे राब्ते हैं, वो क्या काम करते हैं। ये भी बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि अफगानिस्तान के अंदर के जो गैर कानूनी शहरी या मुकीम है उनको रियासत बाहर वापस भेजने की बात करें। इमरान खान जेल से ट्वीट उनके हक में करे। पॉइंट टेकन। वक्त थोड़ा कम है। 1 मिनट मंदो खेल साहब जो है वो हमें धमकी दे पाकिस्तान। 1 मिनट मंदो खेल साहब। दहशतगर्दी के वाकयात हो, लेकिन इमरान खान उनके हक में बात करे 1971 से। जी अज़मा साहब, मैं वक्त की कमी की वजह से माफी चाहता हूँ। मैं 1 मिनट जी मंदो खेल साहब। देखिए, अगर एक जज साहब ने मासूम कहा है, उसकी कोई कानून से फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर माजी में हमें यह भी देखना है कि बेंच के सरबरा अगर सिसिलियन माफिया कहता है तो वो अगर आप नज़रअंदाज कर सकते हो तो ये बात, क्योंकि मुझे ये भी अंदाज़ा है कि कुछ लोग मीडिया पे आने के लिए इस तरह बातें करते हैं, इसके कानून से जजमेंट से कोई वास्ता नहीं होता है उसका। राइट, थैंक यू सो मच तैमूर सलीम झगड़ा साहब, कादर मंदो खेल साहब, अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।